अब हम बात करते हैं हिस्ट्री और फीचर्स की जावा के। The history of Java is very interesting. Java was originally designed for interactive television, but it was too advanced technology for the digital cable television industry at that time. The history of Java starts with Green Team, and Green Team develops the whole programming language. Initially, it was designed for cable televisions, but later on it used for other applications, और जो एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ थी उस पर भी करने डेवलपमेंट के लिए इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। Principle of creating Java programming language were simple: robust, portable, platform independent, secure, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडिंग बनाना चाहते थे। आर्किटेक्चर है और आर्किटेक्चर न्यूट्रल बनाना चाह रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटरप्रेटेड और डायनामिक, ये तमाम के तमाम वो प्रिंसिपल्स थे जो टारगेट्स थे या ऑब्जेक्टिव्स थे जावा को डेवलप करने के लिए। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसी को फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। और 1995 में जो है वो ये लैंग्वेज जो है ये डेवलप की गई है। करंटली जावा इज़ यूज्ड इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग, मोबाइल एंड डिवाइसेस, गेम्स, ई बिज़नेस सॉल्यूशंस और इस तरह की और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे जावा इस्तेमाल हो रही है। ये उनके टीम मेंबर्स के नाम थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और जून 1991 की बात है जब उन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया, और उस वक्त इस कंपनी को सन के नाम से ही चलाया जा रहा था। और इनिशियली एम्बेडेड सिस्टम के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस के लिए इस पे काम स्टार्ट किया गया, और ग्रीन टॉक के नाम से एक एप्लीकेशन बनाई गई या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, और फिर उसको बाद में उन्होंने ओएक का नाम दे दिया गया जो इसी ग्रीन प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था। ओएक जो है ये सिंबल है था, अभी भी है, नेशनल ट्री के नाम से ये इन कंट्रीज़ के अंदर यूएसए, फ्रांस और जर्मनी में इस्तेमाल हो रहा है, और ये उनका नेशनल ट्री है ओएक, जिसके नाम पे उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा। लेकिन 1995 के बाद फिर उन्होंने इसको रीनेम कर दिया और फिर इसको जावा इसका नाम रख दिया, और ये भी उन्हीं की कंपनी थी जो उन्होंने पहले से रजिस्टर्ड की हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका नाम जावा क्यों रखा गया, और आम तौर पे हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये कोई एब्रीवेटेड वर्ड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आइसलैंड, इंडोनेशिया के अंदर आइसलैंड एक जज़ीरा था, उस वहाँ पे जावा जो है वो एक जज़ीरा है, और वहाँ की जो कॉफ़ी थी वो मशहूर थी, और उसको जावा कॉफ़ी जो है वो कहा जाता था। और ये जो कॉफ़ी थी ये एक्सप्रेसो बीन कहते हैं कावे को। एक तो होता है ना कि हम जिस तरह भी किसी कप में टी बैग को डिप करते हैं और वो कोई ग्रीन टी बन जाती है, ये वो कावा है जिस पे जो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है और एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से वो बनता है। तो ये उस वक्त बेसिकली आइसलैंड के अंदर जावा में काफ़ी हद तक ये मशहूर था, और फिर वहीं पे उन्होंने उस सिटी के नाम से या उस आइसलैंड के नाम पे उन्होंने, क्योंकि ये जो ग्रीन टीम थी ये वहीं पे कॉफ़ी वगैरह पिया करती थी जिसको जावा कॉफ़ी कहते थे, तो इन्होंने फिर लेटर ऑन यही सोचा कि हम यही इसका नाम रख लेते हैं। गो के इसके ऊपर बहुत से रिकमेंडेशंस ली गई थी और डिस्कशन हुई कि हाँ जी हम कौन सा नाम जो है वो इसके लिए सूटेबल है, और उसके लिए बहुत सी जो सजेशंस हैं जिसमें सिल्क है और इस तरह के और बहुत से नाम जो अभी इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है वो प्रपोज़ किए गए, उनमें जावा भी एक नाम था। तो फिर उन्होंने जावा को ही प्रेफर किया। और
टाइम मैगज़ीन ने 1995 में जो सर्वे किया था उसमें 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर उन्होंने जावा को इंक्लूड किया था, और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 23 जनवरी 1996 में रिलीज़ किया गया, और फिर बाद में उसके बहुत से जो वर्जन्स हैं वो आते गए। नो जावा इज़ बीइंग यूज्ड इन विंडोज़ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कार्ड्स। ईच न्यू वर्जन ऐड द न्यू फीचर्स ऑफ जावा, और इस तरह टाइम टू टाइम जो जो न्यू फीचर्स आते जा रहे हैं, नई चीज़ें ऐड अप होती जा रही हैं। ये उसके कुछ वर्जन्स की लिस्ट है, जिसमें इनिशियली जो था वो 1995 में इसका अल्फ़ा या बीटा वर्जन जो है वो जेडीके का वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, और फिर बाद में उसका तकरीबन 1 साल के बाद फिर उसको जेडीके 1.0, ये वो फर्स्ट वर्जन था जो रिलीज़ किया गया, और फिर तकरीबन हर साल उसका कोई ना कोई जो है वो वर्जन आता रहा, और 2004 में J2SE5 आया, और फिर जावा स्टैंडर्ड एडिशन 6 के नाम से 2006 में, फिर 2011 में, 14 में, 17 में, SE10 जो है वो 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद फिर इस तरह और बहुत से वर्जन्स आ गए। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन जेडीके का अवेलेबल है वो है जावा स्टैंडर्ड एडिशन 14, जो कि बिल्कुल अभी रिसेंटली 17 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया। फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है, पोर्टेबल है, मीन एक कोड जो आप लिख रहे होते हैं वो आप डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स के साथ आप बड़ी इजीली आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि सी में जब हम कोड लिखा करते थे या सी प्लस प्लस में जब हम कोड लिखा करते थे, जिसकी एक्सटेंशन डॉट सी प्लस प्लस हुआ करती थी, लाइक P1 डॉट सी प्लस प्लस, और जब उसे कंपाइल किया जाता था तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो जनरेट होती थी। जबकि यहाँ पे हम बात भी करेंगे कि जावा का जो कोड है, जो डॉट जावा एक्सटेंशन है, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनती। यहाँ पे जो है वो डॉट क्लास फाइल बनती है, डॉट क्लास फाइल बनती है। और ये जो डॉट क्लास फाइल होती है फिर ये इंटरप्रेटर को दी जाती है, जो कि लाइन बाय लाइन इसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, और फिर मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होने के बाद ये कोड जो है वो चलाया जाता है। ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको इंटरमीडिएट कोड भी कहा जाता है, बाइट कोड भी कहा जाता है। बेसिकली ये वो फाइल होती है या ये वो कोड का पोर्शन होता है जो ना तो ह्यूमन बीइंग के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है और ना ही मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। लेकिन ये जो डॉट क्लास फाइल होती है फिर ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं रहती। इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जा के वहाँ पे अगर आप JVM इंस्टॉल कर लें और उस पर आप इसको चला सकते हैं। काफ़ी हद तक सिक्योरिटी के इश्यूज उन्होंने रिजॉल्व किए। रोबोस्ट मीन एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बना दिया गया, इंटरप्रेटेड बना दिया गया, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनामिक। अब हम देखते हैं वन बाय वन इनके बारे में थोड़ी सी मज़ीद डिटेल हम देख लेते हैं कि सिंपल जावा इज़ वेरी ईजी टू लर्न, its syntax is simple, clean, easy to understand. According to Sun, Java programming language is a simple programming language because Java syntax is based on C++. जो हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल इसका exactly syntax वही है जो C++ का, सिवाय कुछ चंद एक differences के। Java has removed many complicated like रेयरली यूज्ड फीचर, फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स को रिमूव कर दिया गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया, मल्टी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया, और फिर देयर इज़ नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज़ एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। सी में हमारे पास कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से ऑब्जेक्ट बनाया जाता था और बिट डिस्ट्रक्टर के थ्रू से हमने उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता था। जबकि यहाँ पे
गार्बेज कलेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। आप जब आगे जाके हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टर नहीं है। अगर डिस्ट्रक्टर नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है, उसके लिए गार्बेज कलेक्टर होता है जो टाइम टू टाइम मेमोरी को विज़िट करता है, और जहाँ पे भी उसको यूज़लेस मटेरियल नज़र आता है वो उसको वहाँ से रिमूव कर देता है। Java is an object oriented programming language. Everything is Java is on, हर चीज़ आपको in the form of object मिलेगी। अब आपने ऑब्जेक्ट को ही डील करना है। इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। C++ को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते थे। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का फ़ायदा ये हुआ कि इसके अंदर मेंटेनेंस और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो गए, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट, एनकैप्सुलेशंस, और ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, और हमने इस कोर्स के अंदर भी हमने उनको देखना है। पहले हम थोड़ी सी बात कर भी चुके हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि सी का जो कोड था वो जिस मशीन या जिस प्लेटफॉर्म पे लिखा जाता था वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो सकता है दोबारा, क्योंकि सी का कोड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। और जब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म जब किसी को दे देते हैं, आप कोड दे देते हैं, तो ये जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है ये उस मशीन के आर्किटेक्चर को देखते हुए ये कोड जनरेट किया जाता है, और उस आर्किटेक्चर के मुताबिक और उस डिज़ाइन के मुताबिक ही ये जो मशीन कोड होता है जनरेट होता है। इसलिए उसको दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए भी बिल्कुल वही आर्किटेक्चर चाहिए होता है। जबकि जावा ने क्या किया कि जो सी की फ़ाइल थी उसको एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के बजाय एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं या इंटरमीडिएट कोड कहते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती और लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती। हाई लेवल लैंग्वेज मीन कि वो प्रोग्रामर के लिए या यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो जस्ट मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो ये एक इंटरमीडिएट कोड है जिसमें ना तो मशीन के साथ डायरेक्टली अट्रैक्ट करने की पावर है और ना यूज़र के लिए ये हेल्पफुल है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को कायम करने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट और API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये दो कंपोनेंट्स हैं जिससे प्लेटफॉर्म बनता है। जावा कोड कैन बी रन और मल्टीपल प्लेटफॉर्म, वही बात जो हम कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़, लिनक्स, सन, सोलारिस, मैक। जावा कोड इज़ compiled by the compiler and converted into bytecode. Bytecode is a platform independent code because it can be run on the multiple platform. Write once, run anywhere. ये जो है ना, ये आप एब्रीवेशन आपको शायद कहीं पे नज़र भी आए, और MCQs वगैरह में वॉरा जिसको कहते हैं WORA, इसका मतलब ये होता है कि राइट वंस रन एनीवेयर, कि आप इसको एक दफ़ा जो एप्लीकेशन आपने बना लिया फिर आप उसको जहाँ मर्ज़ी आप उसको चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं। ये वही बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्लास फाइल है, इसको आप मैक पे चला लें, विंडोज़ पे चला लें, लिनक्स पे चला लें, क्योंकि ये मशीन अंडरस्टैंडेबल तो है नहीं। अब ये जो JVM है, जावा वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे इंटरप्रेटर इस्तेमाल होता है जो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके उस मशीन के अकॉर्डिंग जो है वो मशीन को देता है, और फिर वो मशीन जो है वो उसको चलाती है। सिक्योर बना दिया गया। जावा इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। जावा इज़ सिक्योर्ड बिकॉज नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स नहीं है। इस पे भी हम बात करेंगे कि पॉइंटर्स की जगह पे जावा में क्या चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सी में हमारे पास जिस तरह एक वेरिएबल हुआ करता था a, और इस a का हम एक पॉइंटर भी बना सकते थे जहाँ पे हम इसका एड्रेस स्टोर कर सकें। लाइक अगर मैं ये थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि ये a अगर एक वेरिएबल है और इसका एड्रेस अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो ये एंड a करके हम इसको किसी पॉइंटर में स्टोर कर लिया करते थे।
लेकिन पॉइंटर्स का प्रॉब्लम ये होता था कि ये जो पॉइंटर्स थे, इस पॉइंटर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी कि इससे प्लस माइनस करके आप नए एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक ड्रॉबैक था। यानी कि मेमोरी लीकेज की जो चांसेस थे वो यहीं से पैदा होते थे कि एक प्रोग्राम को जो आपने मेमोरी लोकेशंस एलोकेट की हैं, लेकिन वो उसकी लिमिट्स या बाउंड्री से बाहर जा सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट में ये फिर पॉसिबिलिटी नहीं रहती। हम खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको जस्ट इतना बताना है कि ये पॉइंटर्स को रिमूव किया गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इस डायग्राम के अंदर भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को दिखाया गया है। बेसिकली ये जो C++ की एप्लीकेशन थी, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल थी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जबकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है, ये है जावा वर्चुअल मशीन, यानी कि एक वर्चुअली एक मशीन जनरेट कर दी गई है, और ये कोड उस मशीन और फिर मशीन से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। सिक्योर की बात करें तो क्लास लोडर इन जावा इज़ अ पार्ट ऑफ जावा रन टाइम environment which is used to load Java classes into Java virtual machine dynamically. It adds security by separating the package for the classes of local file system from those that are important for network secure sources. Bytecode verifiers एक कंपोनेंट है जो कि चेक करता है बाइट कोड को कि कहीं वो कोई इलीगल उसमें कोई कंपोनेंट या कोई इलीगल कोड ना हो। सिक्योरिटी मैनेजर डिटरमिन्स व्हाट रिसोर्सेज अ क्लास कैन एक्सेस, उसके रिसोर्सेज को मैनेज करता है कि आपकी जो क्लास है जो डिफरेंट रिसोर्सेज की जो डिमांड कर रही है, क्या वो वाकई उसकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल है या नहीं है। जावा लैंग्वेज प्रोवाइड दिस सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर कुछ सिक्योरिटी जो है वो एप्लीकेशन लेवल के ऊपर जो है SSL और जावा और क्रिप्टोग्राफी की मदद से भी हासिल की जा सकती है। रोबस्ट ये एक और फीचर है उसका, सिंपली मीन स्ट्रॉन्ग। जावा इज़ रोबस्ट। क्यों रोबस्ट है? मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स इसके अच्छे हैं। लैक ऑफ पॉइंटर अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो टेक्निक्स थी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दी गई, तो इसलिए इसको रोबस्ट कहा जा सकता है। आर्किटेक्चर न्यूट्रल। सी में अगर आप बात करें तो हमारे पास एक जो इंट डाटा टाइप थी, ये 32 बिट जो आर्किटेक्चर था उस पे ये 2 बाइट्स मेमोरी लेती थी, जबकि जो 64 बिट आर्किटेक्चर था वहाँ पे यही इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता था। ये एक प्रॉब्लम था उसका सी में। तो जावा को उन्होंने आर्किटेक्चर न्यूट्रल बना दिया, यानी कि जावा में चाहे वो 32 बिट है या 64 बिट है, इंटीजर को उन्होंने 4 बाइट्स बना दिया, ताकि अब उस प्रॉब्लम को या उस प्रोग्राम को ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि क्या वो 32 बिट आर्किटेक्चर पे चल रहा है या 64 bit. Portable, Java is portable because it facilitates you to carry the Java bytecode to any platform. It doesn't require any implementation. High performance, Java is faster than other traditional interpreted programming languages because Java bytecode is close to the native code. It is still a little bit slower than compiled language. यहाँ पर ये जो एक इशू है ना कि ये थोड़ा सा स्लो हो गया है, क्योंकि देखें सी का जो कोड था जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल कन्वर्ट होने के बाद वो फिर उसमें और कोई मज़ीद बैरियर नहीं रहता, जबकि यहाँ पे जो डॉट क्लास फाइल है, इस डॉट क्लास फाइल ने इंटरप्रेट होना होता है और फिर उसने मशीन पे जाके एग्जीक्यूट होना, तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है जिससे लिटिल बिट परफॉर्मेंस जो है वो जावा की वो कम हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस
और डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है और used to create distributed application. This feature of Java make us able to access file by calling the method from any machine on the internet. Multi-threading, ये भी एक एडवांस फीचर में से एक फीचर है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे हम एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। मल्टीपल टास्क से मुराद ये है कि लाइक ये हमारे पास एक लूप है, ये सेकंड लूप है और ये थर्ड लूप है। तो जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो इनिशियली हो सकता है सबसे पहले ये वाला लूप चलेगा, जब ये कंप्लीट होगा तो सेकंड लूप चलेगा, जब ये कंप्लीट होगा तो थर्ड लूप चलेगा। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि ये तीनों लूप्स पैरेलल में चलें, यानी कि कुछ आइट्रेशंस इस लूप की चलें, फिर कुछ आइट्रेशन इस लूप की, फिर इसकी, और फिर इस तरह ये रिपीटेडली टाइम शेयरिंग होती रहे, तो वो मल्टी थ्रेडिंग है। लाइक जिस तरह आप बात कर लें स्काइप पे, जब आप कॉल कर रहे होते हैं तो ऑडियो भी ट्रांसमिट हो रही होती है, वीडियो भी ट्रांसमिट हो रही होती है, तो वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है। जबकि व्हाट्सएप पे जब आप ऑडियो मैसेज कर रहे होते हैं तो पहले रिकॉर्डिंग होती है फिर सेंडिंग होती है, तो वो मल्टी थ्रेडिंग नहीं है। तो ये भी जावा जो है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। जावा इज़ अ डायनामिक लैंग्वेज, इट सपोर्ट डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड, यानी कि वो पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस हैं वो सारी की सारी इकट्ठी लोड नहीं होंगी। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि जब आप उसकी डिमांड करते हैं तो वो लोड होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायनामिक कहा गया। और फिर यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर का भी जिक्र आ गया।